हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रे स्टडीज़ पर। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर न्यूक्लियर फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का आना ज़रूरी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर जो साथ में मैंने डाले थे, मैं उनको अब कंटिन्यू करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर पाऊँ, और साथ में न्यूक्लियर फिजिक्स के कोर्स को भी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कोर्स है, आप ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत आप कौन से साल से बोलोगे? आप 1896 से बोलोगे, बैकरेल के टाइम से, या आप 1911 रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बोलोगे? तो एक्चुअली हम बोलेंगे कि अर्ली 1900 से न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत हुई। यही टाइम क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत का भी है, इसीलिए ये सब कुछ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। खैर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है रेडियो एक्टिविटी एंड मोस्टली हम बात करेंगे आज अल्फा डीके के बारे में। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मैं रेडियो एक्टिविटी से क्यों इस कोर्स को शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि आप ऐसा समझो कि न्यूक्लियर फिजिक्स की मोस्टली शुरुआत कैसे की जाती है कि न्यूक्लियर रेडियस कितना है, इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह यूज़ करके और कूलम्बिक रिपल्शन सब कुछ यूज़ करके हम न्यूक्लियर रेडियस निकालते हैं, आइडिया लेते हैं। फिर हम उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी देखते हैं कि क्या है वहाँ पर, फोर्सेस क्या हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हैं, वो खुद किससे बने हैं, वो क्वार्क से बने हैं, उनके स्पिन्स के बारे में, उनकी एंगुलर मोमेंटम, इन सब चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं यूजुअली। बट आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हम शुरुआत वैसे करें जैसे इनकी डिस्कवरी हुई, एटलीस्ट शुरू तो वैसे करें जैसे डिस्कवरीज हुई। तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहला फिनोमिना था जो हमने ऑब्जर्व करा, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स एज अ कोर्स एज अ सब्जेक्ट आने से पहले ही अल्फा पार्टिकल एक ऑब्जर्व चीज़ थी। और क्यों थी, उसके पीछे कारण ये है कि एक हैवी न्यूक्लियस अपने अंदर से एक पार्टिकल निकालता था जो एक थोड़ा बहुत हैवी साइज़ का होता था। उसकी कुछ रेंज होती थी और उसकी कुछ रेंज है, उसकी कुछ एनर्जी है। रेंज है तो ऑफकोर्स एनर्जी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी का स्पेक्ट्रम कैसा होगा वो भी देखेंगे हम आज। तो ये नोन था, ये अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो कहीं पर नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पार्टिकल पॉजिटिव है, इसलिए उसके पास जाके चिपक जाता है। तो ये एक नोन चीज़ थी। हाँ, ये नहीं पता था कि उसके अंदर प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये सब नहीं पता था, पर था ये नोन। इनफैक्ट आप ये देखो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने करी 1930s के आसपास में, 34 आई थिंक, पर अल्फा पार्टिकल को यूज़ करा था रदरफोर्ड ने 1911 में। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही अल्फा पार्टिकल पता था, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। तो हालांकि डिटेल्स चलो ठीक है बाद में पता चली सब चीज़ें, बट खैर। तो रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हम करेंगे अल्फा डीके से। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा बताता हूँ रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है X, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं Z और उसका मास नंबर है कैपिटल A। जब ये, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है, रेस्ट मास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से पार्टिकल को इजेक्ट करेगा, निकालेगा बाहर। अगर ये अपने अंदर से पार्टिकल को निकाल रहा है, और मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम आयन, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस निकाल रहा है अपने अंदर से। ओके, हीलियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अब क्योंकि इसमें से प्रोटॉन कम हुए तो प्रोटॉन नंबर चेंज हो गया, Z से कितना हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, A-4। तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। अगर प्रोटॉन की संख्या चेंज हो जाती है, प्रोटॉन के नंबर चेंज हो जाते हैं, तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। तो अब एलिमेंट हो गया Y। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये मैंने अल्फा पार्टिकल एज एग्जांपल लेकर किया, आप बीटा पार्टिकल के लिए भी समझ सकते हो सेम चीज़। तो रेडियो एक्टिविटी में तीनों ही आते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा जो होता है, गामा रेडिएशन जो निकलती है, गामा फोटोन जो निकलते हैं, वो तब निकलते हैं जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई और वो एक्साइटेड स्टेट में है, वो डी एक्साइट होता है, तो ये जो एनर्जी है ये गामा फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो ये गामा डी के हो गए, हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें वैसे बाद में। खैर, मैंने एग्जाम्पल अल्फा का इसलिए लिया क्योंकि आज हम अल्फा पार्टिकल ही पढ़ेंगे। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा है, वो अपने अंदर से हीलियम एटम का न्यूक्लियस, यानी कि मैं बार बार अब ये नहीं बोलूँगा कि हीलियम एटम का न्यूक्लियस, जब भी मैं अल्फा पार्टिकल बोलूँ आप समझ जाना मैं हीलियम एटम के न्यूक्लियस की ही बात कर रहा हूँ, और ऑफकोर्स आपको ये बात पता भी है। तो अल्फा पार्टिकल जब इसमें से बाहर निकलता है, स्पॉन्टेनियसली बाहर निकलता है, तो मुझे एक दूसरा एलिमेंट मिलेगा, इसको हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। डॉटर न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, सन न्यूक्लियस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फर्दर ये भी अपने, अगर ये अनस्टेबल है तो ये भी अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकालेगा, इसलिए इसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो क्या होता है कि
और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो स्टेबल फॉर्म में आ नहीं जाता, जब तक उसका मास नंबर करीबन 210 या 210 से थोड़ा कम नहीं हो जाता, तब तक ये मोस्टली होता रहता है। खैर, तो ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी अगर आप देखो और इस सेट की रेस्ट मास एनर्जी अगर आप देखो, तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा होती है इस दोनों सेट से। कितनी ज़्यादा होती है? तो आप इसकी रेस्ट मास एनर्जी कैसे निकालोगे? m ऑफ y z माइनस 2a माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर, ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी। हीलियम की निकालोगे तो इसमें प्लस कर दो हीलियम की, मास हीलियम 24 सी स्क्वायर, ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी हो गई। इन दोनों का सम जो है वो इसका ज़्यादा है और इन दोनों का सम रेस्ट मास एनर्जी इसका कम है, और जिस फैक्टर से कम है उसे हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो अगर आप क्यू वैल्यू की एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो ऐसे। अभी हम अल्फा पार्टिकल शुरू नहीं किया है हमने, क्यू वैल्यू वगैरह सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आज ही की क्लास में, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस। तो अगर आप देखो, अगर आप क्यू वैल्यू की एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे कि इन दोनों, इसकी रेस्ट मास एनर्जी लिखो पहले तो m x z a, उसमें से माइनस कर दो, अभी रेस्ट मास एनर्जी के लिए मैं लास्ट में सी स्क्वायर लगा दूंगा, तो m x z a इसमें से माइनस कर दो m y z माइनस 2 a माइनस 4 प्लस m हीलियम 24 और इस पूरे की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से। आई होप मैंने ठीक लिखा हो, एक्सप्रेशन में कुछ गलती हो तो आप करेक्ट कर लेना, आई होप के नहीं है। तो ये होती है आपकी क्यू वैल्यू। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो ही ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है। अगर ये क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। स्पॉन्टेनियसली मतलब कि आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ रही एक्स पे ताकि वो हीलियम निकाले, वो खुद ही से निकाल रहा है, अपने आप निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। तो क्यू वैल्यू आप देखो ना, आप अगर ये ज़्यादा है और ये सेट कम है, तभी तो ऐसा है कि ये अपनी रेस्ट मास एनर्जी कम कर रहा है ना, क्योंकि अगर ये कम होगा और ये सेट ज़्यादा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो क्यू वैल्यू उस टाइम नेगेटिव होगी। और अगर इसकी रेस्ट मास एनर्जी पहले ही कम है इसके कॉम्बिनेशन से, तो ये टूटेगा क्यों, है ना। तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ही ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इनफैक्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, आपको वैल्यूज दी होंगी और पूछा जाएगा कि बताओ कि ये एक्स हीलियम अल्फा डीके के लिए स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको वहाँ पर बेसिकली क्यू वैल्यू ही चेक करनी होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर ये स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है। आई होप आपको ये रीज़न समझ में आया होगा कि ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो अगर ये छोटा हो जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये अपनी इसकी रेस्ट मास एनर्जी जब पहले ही कम होगी इससे, तो फिर ये क्यों ब्रेक होगा, क्यों डिकम्पोज होगा या डीके होगा या डिसइंटीग्रेट होगा, जो भी शब्द आप इस यूज़ करो, तो क्यों होगा फिर तब। इसीलिए क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है। तो ये है आपका रेडियो एक्टिविटी का हल्का सा बेसिक। हालांकि रेडियो एक्टिविटी हम जब रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम शुरू करेंगे अल्फा डीके। ओके, और इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो अभी आ जाएगी, क्योंकि वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आज ही की क्लास में। ओके, अल्फा पार्टिकल शुरू करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है, इतने हिस्से में पानी है, कुछ 1-1 फुट का पानी है बस, ठीक है, 1-1 फुट का, ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पर हो और आपकी एनर्जी है 9 कुछ भी एनर्जी के लिए कोई यूनिट लगा लेते हैं, चलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेते हैं क्योंकि हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो मान लीजिए ऑफ कोर्स आपके पास 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो मान लीजिए आपके पास 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 9 ही एनर्जी लग जाती है, पूरी खत्म हो जाती है। तो आप यहाँ से इधर पहुँच गए, तो आपकी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खत्म हो गई और अब आपके पास एनर्जी आ गई 0। अब अगर आप यहाँ से इधर आना चाहते हो तो भी आपको कितनी एनर्जी, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी होनी चाहिए आपके पास? ऑफ कोर्स आपके पास एटलीस्ट 9 होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ से वापस यहाँ आ पाओगे, है ना। अगर आपके पास मान लीजिए मैं बोल दूँ कि आपके पास एनर्जी है 7 एनर्जी है, अब आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे क्या? हाँ, आप बोल सकते हो कि मैं धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा करके आ जाऊँगा, पर ऐसे हम यहाँ फिजिक्स में ऐसे बात नहीं करते। तो आप यहाँ से यहाँ नहीं आ पाओगे, ऑफ कोर्स नहीं आ पाओगे, क्योंकि जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो फॉरबिडन गैप है, वो आपके लिए कम है जितना चाहिए उससे, तो आप नहीं आ पाओगे। अब जरा इस बात को ऐसे समझना एक सेकेंड कि यहाँ पर एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है। ऑफ कोर्स अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है क्योंकि वो हीलियम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसके पास 2 प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है।
और यूरेनियम का भी ये न्यूक्लियस ही है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये न्यूक्लियस आप इधर से इधर लेकर के जा रहे हो, बाउंड्री तक ला रहे हो, तो जो आपको पोटेंशियल लगेगा, जब मैं बोलूँ पोटेंशियल तो आप समझना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जब हम यूज़ करते हैं तो मोस्टली पोटेंशियल का मतलब अंडरस्टूड होता है कि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। वैसे आप यहाँ पर पोटेंशियल सेंस से भी काम चला, आपका पोटेंशियल सेंस भी अगर आप रखते हो तो भी बात करेक्ट ही है। तो अगर आप इधर से इधर आ रहे हो तो जो आपको कूलम बैरियर, कूलम पोटेंशियल बैरियर महसूस हो रहा है वो आपको करीबन 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो रहा है, नियरली 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इधर से इधर आने पर। दोनों पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, करेक्ट। पर अगर यही न्यूक्लियस, यही हीलियम एटम अंदर से बाहर आता है तो जिस एनर्जी को लेकर के आता है वो करीबन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है बस। यानी कि जब वो बाहर आ रहा है तो एनर्जी कितनी लेकर के आ रहा है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप उसको बाहर से अंदर लेकर के आ रहे हो सेम जगह पर, तो फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अवॉइड नहीं कर रहा? और ये होता है, ये करेक्ट बात है, ठीक है। ये बेकार सा एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए बताया, अगर आपको एग्जांपल ठीक नहीं लगा हो तो प्लीज़ भूल जाना, सिर्फ ये बात समझो। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है कि अगर बाहर से आप किसी हीलियम एटम को ला रहे हो, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को ला रहे हो, अल्फा पार्टिकल को ला रहे हो, तो आपको जो कूलम बैरियर मिल रहा है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिल रहा है। और जब आप बाहर जा रहे हो तो किस एनर्जी के साथ निकले आप, काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। फिर तो आप वापसी भी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर भले हो, आप 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ आ जाने चाहिए जब निकल उतने से रहे हैं तो। पर ऐसा होता नहीं है। और यहाँ हम टनलिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, गैमोस थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। पर ये एक बात थी जो बड़ी कंफ्यूजिंग थी, जो नहीं समझ में आ रही थी। इसी तरीके से एक हाफ लाइफ और क्यू वैल्यू बात भी है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही थी शुरुआत में, तो हमें एक थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। और वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस कंप्लीट कोर्स के अंदर, जो आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में, अगर मैं ठीक से बता पाया तो। खैर, तो हम तरीके से शुरू कर देते हैं अब। आई होप आपको छोटी छोटी चीज़ें आप एक जोन में आ गए होंगे थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को समझने के। तो हम शुरुआत करते हैं अब अल्फा डी के। अल्फा डी के, अब अल्फा डी के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक थोरियम है और इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है। अब एक सेकेंड आप एक चीज़ देखो कि आपने अल्फा डीके के लिए एक इक्वेशन लिखी थी। थोरियम चेंज हुआ मान लीजिए रेडियम में, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 90। तो अगर यहाँ से अल्फा डीके निकला तो अल्फा 2 प्रोटॉन ले जाएगा, ये हो जाएगा 88। इसका मास नंबर 228, तो यहाँ मास नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 4 न्यूक्लियॉन गए, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 224। तो ऐसे प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल निकला बाहर, ठीक है। तो आप यहाँ ये देखो कि ये भी मान लो ग्राउंड स्टेट में है, और ये जो हमें मिला डॉटर न्यूक्लियाई, मान लो ये भी ग्राउंड स्टेट में है, दोनों ग्राउंड स्टेट में है, ओके। तो ये एनर्जी का जो गैप है ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो नहीं चेंज हो रहा गैप। ये इसकी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो फिक्स है, रेडियम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो फिक्स है। और अल्फा पार्टिकल के निकलने पर थोरियम किस में चेंज हो गया, रेडियम में चेंज हो गया। मतलब अपने अंदर से पार्टिकल निकाल करके जो मुझे मिला डॉटर न्यूक्लियस, वो रेडियम मिला। तो ये एनर्जी गैप बिल्कुल फिक्स है। तो अल्फा पार्टिकल जो मुझे मिला उसकी एनर्जी फिक्स ही तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोसेस में इसका एक न्यूक्लियाई जब यहाँ से चेंज हुआ तो अल्फा पार्टिकल कुछ एनर्जी का मिला, और इसका दूसरा न्यूक्लियाई जब सेम प्रोसेस उसने लिया सेम एनर्जीज में, तो अल्फा पार्टिकल जो मिला वो दूसरी एनर्जी का मिला। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो एमिशन है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। आपको एक स्पेसिफिक लाइन मिलती है, आपको एक डिस्क्रीट एनर्जी मिलती है स्पेसिफिक, ठीक है। पर एक बड़ी वियर्ड सी बात यहाँ पर हमने देखी। मैं इस एक्सप्रेशन को पहले यहाँ लिखता हूँ कि मान लीजिए थोरियम है आपके पास 228, और वो चेंज हुआ आपका रेडियम 224 में, साथ में मिला आपको हीलियम 24, और कुछ एनर्जी, कुछ क्यू वैल्यू इसकी मिली, मान लीजिए 5.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी मिली साथ में। ये इसकी क्यू वैल्यू है मान लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वैसे आप प्लीज़ चेक कर लेना क्योंकि ये मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ। तो इसकी क्यू वैल्यू मान लो 5.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, ओके। और मैं कई सारे क्यों बोल रहा हूँ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस थोड़ी है जो डिसइंटीग्रेट हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, है ना। अगर आप 80 ग्राम का थोरियम लेकर के आए तो उसकी कुछ हाफ लाइफ होगी, मान लीजिए कुछ भी हाफ लाइफ होगी, टी हाफ इसकी हाफ लाइफ है, तो टी हाफ इस टाइम के बाद ये कितना रह जाएगा, 40 ग्राम रह जाएगा। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं ना इसका मतलब। तो बहुत सारे केस में और हर केस में अल्फा पार्टिकल निकल रहा है।
तो सारे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ही तो ये लिखी है मैंने, सबका सम नहीं, हर एक सिंगल प्रोसेस में। तो ये इतनी एनर्जी हर बार निकल रही है। तो ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है ना, एक स्पेसिफिक वैल्यू है इसकी। और इस क्यू वैल्यू से इस क्यू वैल्यू का मोस्ट ऑफ दिस क्यू वैल्यू हैज बीन टेकन अप बाय दिस हीलियम ओनली एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मैक्सिमम हिस्सा, ऑलमोस्ट सारा हिस्सा हीलियम ही ले लेता है अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी। तो यानी कि आपको वेलोसिटी स्पेक्ट्रम जो मिल रहा है अल्फा डीके के अंदर, जो वेलोसिटी स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है, वेलोसिटी स्पेक्ट्रम वो कैसा मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना, एक डिस्क्रीट स्पेसिफिक वैल्यू है जो आपको मिल रही है। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये कि ऐसा भी हमने देखा कि ये जो मुझे रेडियम मिला ना, ये ग्राउंड स्टेट में नहीं मिला, मुझे एक्साइटेड स्टेट में मिला। ये मुझे पता नहीं था पहले से। मुझे कैसे पता चला वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी आपको, है ना। तो अब आप जरा एक सेकंड बस ये छोटी सी चीज़ देख लेना। देखो, मान लो मुझे जो थोरियम था वो यहाँ पर था, रेडियम था वो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर था, ओके। और मुझे कई सारे अल्फा पार्टिकल सेम एनर्जी के मिले यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा, परसेंटेज बताऊंगा। और इनकी कितनी एनर्जी लिखूं मैं यहाँ पर, 5.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर आप सोच सकते हो कि 5.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये करीब करीब सारी की सारी क्यू वैल्यू जो है हीलियम एटम क्यों ले लेता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन दोनों में। अब आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो मैक्सिमम हीलियम क्यों ले लेता है, क्योंकि हीलियम का मास बहुत कम है, रेडियम का मास बहुत ज़्यादा है, तो रिकॉइल बहुत कम होता है। तो आप ऐसे समझ लो, है ना। वैसे इसकी स्पेसिफिक डेरिवेशन है वो भी करेंगे। तो 5.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब करीब इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हो गई, क्यू वैल्यू हो गई इस रिएक्शन की, ओके। अब मैंने जब नोटिस करा, मैंने जब एक्सपेरिमेंट करा और सारी वैल्यूज़ को देखा, तो मैंने ये पाया कि मुझे ऐसे भी अल्फा पार्टिकल मिले जिनकी एनर्जी 5.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ऐसे भी मिले। और ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात थी, ये नहीं हो सकता। मुझे ऐसे अल्फा पार्टिकल कैसे मिल गए जिनकी एनर्जी 5.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि ये एनर्जी एकदम फिक्स वैल्यू है, ये एकदम फिक्स वैल्यू है अपनी ग्राउंड स्टेट में, दोनों की एनर्जीज फिक्स्ड हैं। ये इसकी एनर्जी कम होकर के यहाँ पर आ गई है, वैल्यू बीच की बिल्कुल फिक्स्ड है। ये सारी की सारी वैल्यू अल्फा पार्टिकल ने ली। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी से हमने वेलोसिटी निकाली, 12mv², हमने वेलोसिटी निकाली जो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लाइन स्पेक्ट्रम है जैसे मैंने बताया। तो फिर ये एनर्जी कहाँ से आ गई, ऐसे वाले अल्फा पार्टिकल कैसे आ गए जिनकी इतनी एनर्जी थी, इससे कम। इनफैक्ट आपको ऐसे भी अल्फा पार्टिकल मिले जिनकी एनर्जी 5.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इतनी कम वाले कैसे मिले। और ऐसा नहीं है कि आपको एक कॉन्टिन्यूस मिले 5.3, 5.3301 वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं, स्पेसिफिक वैल्यूज वाले मिले। कई सारे ऐसे मिले जिनकी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। कई सारे ऐसे मिले, इनफैक्ट आपको 71% ऐसे वाले मिले, और समवेयर 20s के आसपास, 21, 28 के आसपास, 28 आई थिंक के आसपास, 28% के आसपास आपको ये वाली एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स मिले। तो इस बात से क्या डिफाइन होता है, इस बात से ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इस पे गौर करना। इस बात से ये डिफाइन होता है कि पक्का जो आपको कम एनर्जी वाला मिला होगा वो यहीं तक पहुंचा होगा, यानी कि इससे ऊपर होगा। और अगर हीलियम निकला है थोरियम से तो बनेगा तो रेडियम ही, यानी कि ये भी रेडियम ही है। तो फिर ये जो गैप है एनर्जी का, ये चीज़ क्या बता रहा है, ये बात बता रहा है कि इसकी, ये तो ग्राउंड स्टेट है, इसकी एक्साइटेड स्टेट है ये वाला, इस रेडियम की एक्साइटेड स्टेट वाला रेडियम है, ठीक है। और जो ये मुझे 5.13 वाले मिले, ये इससे थोड़ा और ऊपर होंगे, यहाँ होंगे, है ना। इस तरीके से यहाँ 5 मिलते हैं बेसिकली। तो 4 जो होते हैं वो मुझे क्या बता रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि न्यूक्लियस की भी एक्साइटेड स्टेट होती है, और वो ये बात से कंफर्म भी है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन जो होता है, अल्फा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये बात हमें इस बात से पता लगी कि ग्राउंड स्टेट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट्स and ejects alpha particle with a specific energy, with a discrete energy, and we get the daughter nuclei in the ground state only. Okay, पर और पता है इस वाले एमिशन को हम बोलते भी हैं, इसका नाम भी है। इस तरह के जितने भी अल्फा पार्टिकल मिले, मैंने क्या बोला, खाली एक ही न्यूक्लियाई थोड़ी डिसइंटीग्रेट हुआ है, बहुत सारे हैं। और इस अल्फा पार्टिकल वाले, अल्फा 1 वाले जितने भी हमें मिले वो एक ग्रुप है,
और उस ग्रुप को हम बोलते हैं नॉर्मल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल, नॉर्मल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप नॉर्मल भी बोल सकते हो, आप मेन भी बोल सकते हो, नॉर्मल ग्रुप या फिर मेन ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्या होता है ये नॉर्मल ग्रुप और मेन ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुआ, अल्फा पार्टिकल निकाला एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, और जो मुझे डॉटर न्यूक्लियस मिला वो भी ग्राउंड स्टेट में मिला, जो पेरेंट न्यूक्लियस था वो भी ग्राउंड स्टेट में था। तो ये वाले इस तरह के सेट को हम बोलते हैं नॉर्मल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस तरह के जितने भी ये अल्फा 1 का जो पूरा ग्रुप है, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल ग्रुप या मेन ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो हमें 4 मिल रहे हैं, ये चीज हमें क्या बता रहे थे कि जो डॉटर न्यूक्लियस आपको मिला उसकी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, और हर एक्साइटेड स्टेट में कोई भी नहीं रहना चाहता। तो हर कोई क्या करता है, एक लोअर स्टेट में आना चाहता है जब तक वो ग्राउंड स्टेट पे ना पहुंच जाए। तो ये एक्साइटेड स्टेट का जो न्यूक्लियस है वो अपने अंदर से गामा एनर्जी, गामा फोटोन को निकाल करके, यहाँ से गामा फोटोन निकल जाएगा और ये डी एक्साइट हो जाएगा, फिर ये डी एक्साइट हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ डी एक्साइट हो जाएगा। तो ये जो गामा फोटोन मुझे मिल रहे हैं, इनसे भी आप ये चीज़, ये स्पेक्ट्रम जो है इसको देख सकते हो। तो लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ से पता लगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, फिर यहाँ से पता लगा कि दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज इनफैक्ट ए फाइन स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक फाइन स्ट्रक्चर है इसके बीच में। तो इसीलिए अगर आप किसी बुक में या कहीं पर देखोगे तो आप ये लाइन देखोगे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम, दीज आर द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस अल्फा स्पेक्ट्रम। वेलोसिटी स्पेक्ट्रम कैसा है इसका, लाइन स्पेक्ट्रम, एक डिस्क्रीट वैल्यू है। एनर्जी, वेलोसिटी से आप एनर्जी समझ सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी से आप एनर्जी निकालते हो। अगर वेलोसिटी फिक्स है, मास तो फिक्स है ही, तो 12 mv² से एनर्जी भी फिक्स होगी। ओके, तो आई होप मैं आपको मेन ग्रुप या नॉर्मल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल वाली ये वाली बात समझा पाया। ठीक है, मैं नोट्स के तरीके से नहीं बना रहा क्योंकि आपके पास बुक है, तो आप बुक से देख सकते हो। मैंने बुक के लिए लास्ट वीडियो बनाई है कि आप कौन सी बुक परचेज कर सकते हो, तो वो अच्छी बुक्स हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी इसकी क्यू वैल्यू भी निकालेंगे, बट पहले अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं। अगर एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास थोरियम नहीं था, आपके पास पोलोनियम है। ओके, आपके पास पोलोनियम है और पोलोनियम का 214। पोलोनियम बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, रेयर एलिमेंट है। आप एक काम करना, पोलोनियम सर्च करना कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। आप यकीन मानो आपको बहुत मजा आएगा पूरी स्टोरी पढ़ने में। तो पोलोनियम है आपके पास, पोलोनियम चेंज हुआ लेड में। ठीक है, आपको लेड मिला Pb। ठीक है, जब आपने चेक करा कि ये पोलोनियम जो आपको मिला है, जो आप पोलोनियम लेकर के चले हो, वो आपका ग्राउंड स्टेट में है। ओके, ठीक है, या मान लीजिए कि आपका ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता। जब आपने लेड देखा, लेड कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका, मास नंबर, तो लेड का मास नंबर 210 है, 4 कम हो गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल गए। ये जो अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है, इसकी एनर्जी मान लो है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो मेरा मेन ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल है उनकी एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट ऑफ पोलोनियम था, ग्राउंड स्टेट ऑफ लेड था, ऐसा हम एज्यूम कर रहे थे। ये ग्राउंड स्टेट है, हम एज्यूम ही कर रहे थे। ये ग्राउंड स्टेट है, हमने कैलकुलेट किया, ये हमें पता है, मान लो। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट था और ये वाला मोस्टली हम लग रहा था कि ग्राउंड स्टेट है, बट नहीं था ये ग्राउंड स्टेट। अब वो कैसे पता चला मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने देखा, मेजर करा, तो अल्फा पार्टिकल मुझे ये वाली एनर्जी के बहुत सारे मिले। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया कि और भी अल्फा पार्टिकल देखे, ऑब्जर्व करे कि और भी अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं इस केस में, और ऐसे अल्फा पार्टिकल भी निकल रहे हैं जिनकी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एनर्जी बढ़ कैसे गई? अगर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, अगर इसके एक्साइटेड स्टेट होती है जो यहाँ से पता चला, तो ऑफकोर्स वो ऊपर ही होंगी और ये गैप कम ही हो रहा है। तो एनर्जी, इसका मतलब जो दूसरे अल्फा पार्टिकल है उनकी एनर्जी कमी तो होनी चाहिए, है ना। ये ग्राउंड स्टेट से और नीचे थोड़ी चला जाएगा, तो ये तो अपनी जगह फिक्स है, यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला चेंज। ऊपर के जो मुझे मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं उनकी एनर्जी ऑफकोर्स इससे कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी गैप ज़्यादा है। तो इस केस में अल्फा पार्टिकल 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। अब एनर्जी गैप, अगर तुम यहाँ जाओगे तो एनर्जी गैप कम हो गया, तो आपको अल्फा पार्टिकल की एनर्जी और कम मिलनी चाहिए थी। तो ये तभी हो सकता है जब इस पोलोनियम को, इस अल्फा पार्टिकल को, जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी और पहले ही मिल जा रही हो, और वो जो पहले ही एनर्जी मिल रही है
वो तभी हो सकता है जब ये पोलोनियम खुद एक एक्साइटेड स्टेट वाला पोलोनियम भी हो हमारे पास, और वहाँ से, ये नहीं होता यहाँ पर, और वहाँ से अल्फा पार्टिकल नीचे आ रहा है ना, एक और एक्साइटेड स्टेट हो, वहाँ से अल्फा पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो ये जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन है, दिस एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन इज अवेलेबल फॉर द अल्फा पार्टिकल दैट इज एजेक्टिंग आउट ऑफ दिस अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल पोलोनियम न्यूक्लियाई। ओके, दिस पोलोनियम वाज डिस्कवर्ड बाय क्यूरी कपल। आप सर्च करना, आपको बहुत मजा आएगा ये बताने, ये समझने में। खैर, तो ये जो पोलोनियम है इसकी भी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, और उन एक्साइटेड स्टेट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो जब ये डिसइंटीग्रेट होकर के लेड बन रहा है अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये अवेलेबल हो जाती है अल्फा पार्टिकल के लिए। तो इसलिए हमें ऐसे भी अल्फा पार्टिकल मिले, इसको अल्फा नॉट दे दो, इसको अल्फा 1 दे दो, इसको अल्फा 2 दे दो, तो इनकी अल्फा नॉट की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी अल्फा 1 की, उससे ज़्यादा होगी अल्फा 2 की। और ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा नॉट को हटा देना, क्योंकि अल्फा नॉट आपका कब है, जब ग्राउंड स्टेट ऑफ पोलोनियम से ग्राउंड स्टेट ऑफ लेड मिल रहा है, तो आप ऐसे सारे ग्रुप को आप क्या बोलते हो, मेन ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल। पर इस ग्रुप को मैं क्या बोलूँ, जब एक्साइटेड स्टेट हो पेरेंट न्यूक्लियाई का, और जो मुझे डॉटर न्यूक्लियाई मिले वो ग्राउंड स्टेट में हो, तो इनको हम नाम देते हैं, क्योंकि देखो कितने लंबी लंबी एनर्जी मिल रही है, ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो इसको हम नाम देते हैं, लॉन्ग रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल या लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल। इनको हम नाम देते हैं लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल। ओके, मैं इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ एक पिक्चर यहां पर डाल दूंगा ताकि आप इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज भी देख पाओ। ओके, तो पहली पिक्चर में दिखा देता हूं आपको इसकी मेन या नॉर्मल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रही, और दूसरी पिक्चर लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल की, वो ये रही। ओके, मैं नीचे बता भी दूंगा कि मैंने ये कहाँ से ली है, ताकि आप खुद भी वो आर्टिकल पढ़ पाओ पूरा। ओके, तो आप यहाँ इस पूरी बात से क्या समझे, आप इस पूरी बात से आई होप ये समझे होंगे कि जो अल्फा स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, फाइन स्ट्रक्चर है उसके अंदर, है ना, और इसमें हमने दो ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल पढ़े, एक मेन या नॉर्मल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल। मेन या नॉर्मल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जब पेरेंट न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, एनर्जी इसकी कम हुई, रेस्ट मास एनर्जी कम हुई, क्योंकि अब ये डॉटर न्यूक्लियाई चेंज हो गया, अब एलिमेंट ही चेंज हो गया, अब डॉटर न्यूक्लियाई मिला आपको, और ये डॉटर न्यूक्लियाई हो सकता है आपको ग्राउंड स्टेट में मिले, हो सकता है एक्साइटेड में मिले। अगर ग्राउंड में मिला, पेरेंट ग्राउंड में, डॉटर ग्राउंड में, दोनों ग्राउंड स्टेट में मिला, तो जो अल्फा पार्टिकल निकला, ऑल दोज अल्फा पार्टिकल, उन पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं मेन या नॉर्मल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर आपका पेरेंट न्यूक्लियाई खुद ही एक्साइटेड स्टेट्स में है और वहां से वो डिसइंटीग्रेट होकर के डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है, और ये डॉटर न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में है, तो पेरेंट एक्साइटेड में, डॉटर ग्राउंड में, इस केस में जो अल्फा पार्टिकल्स निकले, दिस ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर कॉल्ड दी लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल। ओके, तो आई होप ये दोनों बातें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, और वो है क्यू वैल्यू। तो थोड़ा सा क्यू वैल्यू और जान लेते हैं, ठीक है। तो क्यू वैल्यू, मैं क्यू वैल्यू बता रहा था आपको, मैंने अभी बताया आपको क्यू वैल्यू क्या होता है, अभी शुरुआत में मैंने बताया था कि क्यू वैल्यू क्या होता है। क्यू वैल्यू, जिसको आप डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, क्यू वैल्यू हमने देखा कि जैसे आपके पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है x, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, a नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स, वो चेंज हुआ आपका y z-2 a-4 में, साथ में मिला आपको अल्फा पार्टिकल और आपकी क्यू वैल्यू। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये अपनी रेस्ट मास एनर्जी को कम कर रहा है और ये दो चीज़ें बना रहा है। इन दो चीज़ों की जो कंबाइंड रेस्ट मास एनर्जी है और जो इस x की पेरेंट न्यूक्लियस की जो एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी है, उन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस इज क्यू वैल्यू, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, और ये पॉजिटिव होगी तो ही ये स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था। अब हम इस क्यू वैल्यू को निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि क्यों ये क्यू वैल्यू का मैक्सिमम हिस्सा अल्फा पार्टिकल एज इट्स काइनेटिक एनर्जी ले लेता है। देखो, अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे। ये दोनों चीज़ें तो हर जगह ही होती हैं। कंजर्वेशन इनका वायलेट अगर कहीं हो रहा है तो फिर वो बात गलत है, क्योंकि इनका वायलेशन नहीं हो सकता। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले लिख देता हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो
तो आप गन और बुलेट वाला जो हम 11th क्लास में करते थे उससे भी देख सकते हो। तो ये y निकला, देखो ये टोटल न्यूक्लियस है, इसमें से जैसे ये अल्फा पार्टिकल निकला तो ये y है और ये अल्फा पार्टिकल है, इसका जितना मोमेंटम होगा उतना ही इसका होगा, ठीक है। तो इसका जितना मोमेंटम है ये डॉटर न्यूक्लियस का है, स्मॉल d यूज़ करूंगा मैं इसके लिए, और अल्फा पार्टिकल के लिए a यूज़ करूंगा, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम है वो कैसे लिखा जाएगा, मास ऑफ डॉटर इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर, और ये बराबर होगा मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा के। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, ओके। इसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कौन सा इनमें से, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल जो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दूं तो मुझे क्यू वैल्यू मिलेगी, एनर्जी का डिफरेंस। तो फाइनल काइनेटिक, तो क्यू वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, क्यू वैल्यू मिलेगी मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास ऑफ डॉटर वेलोसिटी ऑफ डॉटर का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ स्मॉल m मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो ये रेस्ट पर है, ये तो रुका हुआ था, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो दोनों मूव हुए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। अब यहाँ से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा मेरे पास md vd का स्क्वायर प्लस ma va का स्क्वायर, बस इतना बचा। अब इस इक्वेशन से मैं md को भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं vd को भी, यहाँ से vd की वैल्यू निकालूंगा, md को डिवाइड में ले जाऊंगा, यहाँ vd की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये काम भी कर सकता हूँ। या मैं md को छोड़ करके vd को ले जा करके भी काम कर सकता हूँ। पर अगर मैं md को हटा दूँ यहाँ से, यानी md की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो आंसर मेरा vd के फॉर्म में आएगा, वेलोसिटी ऑफ डॉटर। और ये जो रिकॉइल होता है ना, ये इतना कम होता है कि ये वेलोसिटी मेजर करना मुश्किल है, तो बेटर है कि मैं मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ ना, क्योंकि मास जो है डॉटर न्यूक्लियस का वो मुझे पता है a-4 है, इसलिए मैं यहाँ से vd की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ vd की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ताकि आंसर मेरा कैपिटल MD के फॉर्म में हो। तो मैं यहाँ से अगर vd की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, यहाँ से vd की वैल्यू आएगी मेरे पास स्मॉल m स्मॉल va डिवाइडेड बाय कैपिटल MD, ओके, ठीक है। तो मैं ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्यू वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, क्यू वैल्यू आएगी हाफ ब्रैकेट में कैपिटल MD vd, कैपिटल MD और vd की जगह मैंने कितना रखना है, ma डिवाइडेड बाय MD, और इस पूरे का है स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर है, एंड देन प्लस ma va का स्क्वायर, ओके। यहाँ से देखो ma का स्क्वायर और ma यहाँ पर है, तो एक ma तो बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा हाफ, एक ma बाहर आ गया। va का स्क्वायर यहाँ पर है, va का स्क्वायर यहाँ पर है, तो वो भी बाहर आ सकता है, तो va का स्क्वायर बाहर आ गया। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो यहीं बन गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पहले ही बन गया, ओके। यहाँ पर md का स्क्वायर है नीचे और ऊपर एक md है, एक md से एक md कट जाएगा, और ऊपर ma का स्क्वायर में से एक ma तो हम बाहर ले जा चुके हैं, तो एक ma बचेगा, तो एक ma यहाँ बच गया और एक md यहाँ बच गया, प्लस ma va का स्क्वायर एज इट इज़ बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, और ये है q वैल्यू, ओके। अब आप देखो हाफ ma va का स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, ओके। अगर आप इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर md आ जाएगा और यहाँ पर स्मॉल ma प्लस कैपिटल MD, है ना, ओके। अब आप देखो ज़रा, ये तो रेशियो है, ma कितना है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 4 यूनिट्स, 4 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। वैसे अलग अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, यूरेनियम का उसका न्यूट्रॉन का मास अलग है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, पर यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है वो। तो 4 यूनिट्स जो भी होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 यूनिट्स। md ये कितना है, a-4 यूनिट, यूनिट दोनों में से कॉमन करके u में बाहर लिख दूँ, md इसकी यूनिट भी, md कितना है, a-4 यूनिट्स, वो यूनिट बाहर, तो यूनिट से यूनिट गया तो रेशियो में वो चीज़ कट जाएगी, तो मैं ma की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 4 लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी हो जाएगी, 4 प्लस, और md कितना है, a-4 डिवाइडेड बाय md, अगेन a-4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इधर टोटल क्यू वैल्यू है,
तो टोटल Q वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर आ जाएगा A/A-4। अब अगर आप देखो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बना, तो इसके लिए आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को एक तरफ छोड़ो इज इक्वल टू के Q वैल्यू वहीं पर ही रहेगी, और ये रिवर्स में होकर इधर आ जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, A-4 और डिवाइड में A। A है क्या? A है मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। अब मान लीजिए कि आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है वो, तो ये A की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। काफ़ी ज़्यादा से मेरा मतलब है 210, 234 ऐसे होगी, 214 है ना, तो ऐसी वैल्यूज़ होगी, तो ये काफ़ी बड़ी होगी। ये मान लीजिए कि आपके पास 200 के अराउंड है, 210 के अराउंड है या 220 के अराउंड है, तो 220 मान लूँ अगर मैं, तो 220 में से 4 गए, कितने बचे? 216, और डिवाइड में क्या है? 200। 216 डिवाइडेड बाय 200, ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा ये परसेंटेज में अगर आप निकालोगे? 216 डिवाइडेड बाय 200 है ना, ये ऑलमोस्ट 99% के आसपास है। तो यानी कि 99% ऑफ द Q वैल्यू इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसलिए मैं बोल रहा था शुरुआत में कि जो Q वैल्यू है उसका मैक्सिमम हिस्सा ऑलमोस्ट 99%, 98%, ऑलमोस्ट 99% अल्फा पार्टिकल ले लेता है एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको ये Q वैल्यू समझ में आई होगी। वैसे Q वैल्यू हम और भी तरीकों से करेंगे जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, पर उसके लिए मुझे पहले कोलिजन थ्योरी बतानी पड़ेगी। तो मैं एक छोटी प्लेलिस्ट बनाऊंगा अभी, इनफैक्ट कल या परसों में ही उसकी वीडियो डालना अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको कोलिजन थ्योरी थोड़ी सी बता दूं क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले पार्ट में बहुत काम में आएगी। खैर अभी के लिए पर इतना Q वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो आप समझें, ताकि आगे की वीडियो समझ में आए जब हम गाइगर रूल वगैरह पढ़ें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये तो पहला ही लेक्चर है। हम दोबारा से मैं इस लेक्चर को बेटर करके पेश करने की कोशिश करूंगा आपके आगे, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खैर मैं आपको एक बेकार सी एनालॉजी देता हूँ जो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम में आ जाती है। आप ये सोच सकते हो कि अल्फा पार्टिकल निकला ही क्यों? पहली बात, किसी न्यूक्लियस में से, किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से। वहाँ तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, तो वो सारे न्यूक्लियॉन्स को चिपका के क्यों नहीं रखती है? एक्चुअली होता क्या है कि ये आपके पास न्यूक्लियस है काफ़ी बड़ा नहीं, अभी मान लो कि ये इसका साइज़ कम है, अभी मान लो ये वाला साइज़ है, ये वाला हटा दो अभी के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, मैं न्यूक्लियॉन बोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, आप ये गिनना मत हैं, ऑड पेयर इवन पेयर में कहीं आप लग जाओ अभी के लिए। तो ये जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं मेरे पास, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, वो होती है बिकॉज ऑफ नेबर्स, मतलब नेबर पे डिपेंड करती है, वो कितने नेबर हैं, कितना क्लोज है, इस बात पे डिपेंड करती है। तो यहाँ काफ़ी सारे नेबर्स हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है इनके बीच में। क्या इनके बीच में कूलम्बिक रिपल्शन नहीं लग रही होगी? क्या ये प्रोटॉन है यहाँ पर, ये प्रोटॉन है यहाँ पर, क्या ये दोनों काफ़ी पास हैं, इनके बीच में कूलम्बिक रिपल्शन नहीं लग रही होगी? यहाँ आप कह सकते हो कि नहीं लग रही है, और उसका कारण ये है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है उसकी हमेशा आदत होती है कि वो हमेशा डोमिनेट ही करे, है ना। उसको अगर आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो फिर वो उसको बुरा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर इसका साइज़ आप बड़ा कर दो, ज़्यादा कर दो, ठीक है, अब मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, तो यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन मान लो इस जगह पर जो है, और डायमेट्रिकली अपोजिट एग्जैक्ट इस जगह पर जो प्रोटॉन होगा, इन दोनों के बीच में दूरी तो बहुत बढ़ गई ना। तो यहाँ पर कूलम्बिक रिपल्शन डोमिनेट करने की कोशिश करने लग जाती है, और जब कूलम्बिक रिपल्शन इसको डोमिनेट करने की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करने लग जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने अंदर से एक चार न्यूक्लियॉन्स का क्लस्टर अपने अंदर से बाहर निकाल देता है टू लोअर इट्स एनर्जी, ताकि कूलम्बिक रिपल्शन इस न्यूक्लियस को ब्रेक अपार्ट ना कर पाए। इसके लिए अपने अंदर से 4 न्यूक्लियॉन्स का क्लस्टर बाहर निकाल देता है। अगर मान लीजिए 4 न्यूक्लियॉन्स का क्लस्टर जिसमें 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं, ये इसने बाहर निकाला, और फिर भी कूलम्बिक रिपल्शन इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, ये फिर से 4 का बाहर निकालेगा। हर बार 4 का क्लस्टर अल्फा पार्टिकल बाहर निकालेगा, तब तक निकालता रहेगा जब तक ये अपनी एनर्जी या कूलम्बिक रिपल्शन को बहुत कम ना कर दे, जब तक ये
वापस से स्ट्रांगली डोमिनेट ना करने की कोशिश वो पूरा सफल ना हो जाए, तब तक ये करता रहेगा। इसीलिए अगर आप बुक में देखो, अगर आप 12th क्लास की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा बुक उठाओ, उसमें आप एक जहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी वगैरह दिया हुआ है, वहाँ पर साइड में वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट में, आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट उस जगह पर पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है कि एक एलिमेंट लिया है, उससे अल्फा डीके हुआ, फिर अल्फा डीके हुआ, फिर बीटा डीके हुआ, फिर बीटा डीके हुआ, फिर अल्फा डीके हुआ, तब तक होता रहेगा जब तक वो एक स्टेबल फॉर्म में ना आ जाए। तो ये एक छोटी सी एनालॉजी है, आपको अगर ठीक लगे तो इसलिए मैंने बता दिया। तो इनकी डिटेल्स वैसे हैं सब आगे कि क्यों ये कितना नेबरिंग, कितना अफेक्ट आता है सरफेस का वगैरह वगैरह, वो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेंज के बारे में। रेंज से रिलेटेड मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा, पर और हाँ मैं एक न्यूमेरिकल और डालूंगा लास्ट में, आप उस न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना, मैं अगली क्लास में उस होमवर्क से शुरुआत करूंगा। पर खैर मैं रेंज की एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि रेंज क्या होता है। अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकला, मोस्ट ऑफ द क्यू वैल्यू हैज बीन टेकन अप बाय ओनली अल्फा पार्टिकल, एंड दिस अल्फा पार्टिकल विल नाउ ट्रेवल इन अ मीडियम एंड इट वांट्स टू गो एज फार एज इट कैन इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। पर उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर वो ऐसा तो नहीं है कि वो अनंत काल तक मूव होता ही रहेगा। एक डिस्टेंस के बाद जाकर के उसकी ये काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल से वो लगातार टकरा रहा है, एनर्जी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो मटेरियल को आयनाइज कर रहा है। इनफैक्ट वो जिससे भी टकरा रहा है उसको आयनाइज कर रहा है। तो उसकी एक रेंज होगी जिस पॉइंट पे जाकर के अब वो उससे आगे नहीं जा सकता, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है, एनर्जी खत्म हो गई, तो ये होती है उसकी रेंज। सवाल ये नहीं है, सवाल आपके लिए ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पोलोनियम का कोई कोई आइसोटोप है आपके पास पोलोनियम का, और इस तरफ आप दिखा रहे हो कि कितने मटेरियल को कितना आयनाइज किया, कितने आयंस को पर मिलीमीटर क्यूब कितनों को आयनाइज किया इस अल्फा पार्टिकल ने जो यहाँ से निकला। तो अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस मान लो यहाँ पर है और उसकी टोटल रेंज यहाँ तक है मान लो, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला और यहाँ पर उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई। तो जब वो निकला तो मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकला, मैक्सिमम इंटरेक्शन, मैक्सिमम एनर्जी के साथ टकरा रहा है वो अपने आसपास की चीज़ों के साथ। तो क्या होगा कि वहाँ के मीडियम को, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की सराउंडिंग को वो आयनाइज करेगा। जितनों को आयनाइज करेगा वो मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, आयनाइज करेगा वो मैं इस लाइन में दिखा रहा हूँ। तो इसका ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा होगा कि शुरुआत में तो वो बहुत सारों को आयनाइज करेगा, फिर वो एकदम जीरो हो जाएगा। पर ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ये हमारी इंट्यूशन कह रही है हमें, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, यानी कि टुवर्ड्स द एंड जब उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, वो अपनी फाइनल रेंज जो उसकी है वहां तक पहुंचने वाला होता है, उस दौरान वो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन करता है अपने मटेरियल की। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ऐसा क्यों कि जब उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है तब वो ज़्यादा आयनाइज कर रहा है ना। ये बहुत बहुत आसान सा सवाल है, इसमें आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं करनी, सिर्फ आपको हल्का सा सोचना है और आप ज़रूर इसका जवाब दे पाओगे। और अगर आप सोच पाओ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ इंटरेक्शन टू वे है, हमारा कम्युनिकेशन टू वे है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।